कैसे हो आप सब। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच के रिव्यू में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि उम्मीद था कि इंडिया बेहतर खेलेगा, इंडिया इस बार जिम्बाब्वे को ओवर प्ले करने वाला है, ऐसा ही हुआ। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, द रिजल्ट दैट हैज़ हैपेंड वाज एक्सपेक्टेड। आई वुड से दैट इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग करेगा ये शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, बट शायद वो पिछले मैच का जो हार, वो जो डिफीट इंडिया को मिला पिछले मैच में, उसी कारण से इंडिया ने इस तरीके से जिम्बाब्वे को धो दिया। एंड सारे बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिस दिन चलना होता है इनको सारे एक साथ चलते हैं, और जिस दिन चलना नहीं होता है सारे एक साथ फ्लॉप हो जाते हैं। आई विश कि ऐसा ना हो, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एटलीस्ट ऐसा ना हो। एंड अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आई होप वो इसका ये फॉर्म जो है वो इसका कंटिन्यू करेगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ऑल्सो। आगे बात करूँ संजू सैमसन की इनिंग्स, छोटी इनिंग्स थी बट इफेक्टिव इनिंग्स थी, और अगर वो ऐसे इनिंग्स खेलता रहा तो इट विल बी इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव फॉर इंडिया। तिलक वर्मा डाउन दी ऑर्डर आया, बट उसने अच्छा बैटिंग किया। डाउन दी ऑर्डर आके उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैंने पिछले रिव्यू में बोला था कि शायद तिलक को बिठा के हम उसके जगह पे संजू को ले सकते हैं। संजू को टीम में लिया गया, तिलक को बिठाया नहीं गया। तिलक को थोड़ा उसका रोल में चेंज किया गया है, बट द चेंज इन द रोल हैड मेड सम पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द टीम। मुझे लगता है उसने अच्छा बैटिंग किया डाउन द ऑर्डर। अगर उस इस तरीके से वो डाउन द ऑर्डर कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, देन इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर इंडिया। And if we talk about the other batsmen, Hardik Pandya did really well. If we talk about ईशान किशन ने भी छोटी इनिंग्स खेली, बट इट वॉज अ गुड इनिंग्स, इट वॉज नॉट अ बैड इनिंग्स। सो सारे बैट्समैन ने ओवरऑल अच्छी बैटिंग किया उस मैच में, अच्छी बैटिंग सारे बैट्समैन ने ओवरऑल किया। बैटिंग को लेके ज़्यादा मसला नहीं है। ऑल दो जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी वीक लगी मुझे अगेंस्ट इंडिया। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो काफ़ी वीक लगा। शायद जिम्बाब्वे को टॉस में जीत के उनको बैटिंग लेना चाहिए था, दैट कैन बी अ थिंग। बट इंडिया को फर्स्ट बैटिंग मिला, एंड दैट बिकम एन एडवांटेज फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में उन्होंने इतने रन्स बना दिया, फिर तो जिम्बाब्वे मैच के कैलकुलेशन से बाहर ही था सारा मैच, एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि इंडिया वुड विन द मैच। बट मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे की बॉलिंग काफ़ी वीक थी, इसी कारण से इंडिया इतने रन्स बना पाए। ये अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होता तो शायद इतने रन्स उस मैच में ना बनते। व्हाट्सोएवर इंडिया की बॉलिंग की बात करें अगर, तो बॉलिंग शायद और बेहतर हो सकता था। शायद जिम्बाब्वे को 150 के अंदर समेटा जा सकता था अगर सही से बॉलिंग होती। बॉलिंग उतना अच्छा हुआ नहीं। शायद उन्होंने इतने रन्स बना दिए, इंडिया ने इतने रन्स बना दिए, 255 प्रॉब्ली मोस्ट टेंटेटिवली। शायद उसी कारण से उनको वो प्रेशर का भी मैच में फील नहीं हुआ, एंड उन्होंने उतना सीरियसली उस चेस को नहीं लिया। जिम्बाब्वे के चेस को शायद उतना सीरियसली लिया नहीं गया, इसलिए बॉलिंग शायद उतनी सीरियसली हुई नहीं जितनी सीरियसली होनी चाहिए थी। क्योंकि इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो अगर सीरियसली वो बॉलिंग किया जाता सीरियस तरीके से, तो शायद जिम्बाब्वे इतने रन्स नहीं बना पाते। शायद हमारा जो विनिंग डेफिसिट है वो ज़्यादा होता, थोड़ा ज़्यादा होता। पर व्हाट्सएवर विनिंग डेफिसिट या नेट टर्न नेट के बारे में अभी बात करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो अगला मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स को, संडे को ईडन गार्डन्स में जो मैच होगा वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसा ही है। जो जीतेगा वही आगे जाएगा। नेट टर्न नेट का कोई मामला या नेट टर्न नेट का कोई इशू नहीं है। कोई भी टीम को नेट टर्न नेट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, थैंक्स टू साउथ अफ्रीका दैट दे हैव बीटेन वेस्ट इंडीज़ एंड दे हैव मेड द वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर अस। ये साउथ अफ्रीका की ये जो जीत जो अहमदाबाद स्टेडियम में जो पहले इवनिंग के मैच में हुआ था, उसी कारण से इंडिया को मौका मिल रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल खेले। अब इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाला है, इसमें बहुत की कुछ फैक्टर्स है। क्या की फैक्टर्स है? वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग लाइनअप बहुत इम्पैक्टफुल बैटिंग लाइनअप है। मैं वो मैच देख रहा था, मैच देखते देखते मुझे लगा कि वेस्ट इंडीज़ का जो शायद 6 या 7 विकेट बहुत 80 या 90 रन में सिमट गए उनका। 7 विकेट शायद 80 या 90 रन में। स्टिल दे वर बैटिंग, आई मीन स्टिल दे वर हिटिंग द बॉल, स्टिल दे वर हिटिंग द बॉल्स रूथलेसली। जेसन होल्डर और रादरफोर्ड 7 विकेट गिर जाने के बाद अगर किसी टीम के बैटिंग लाइनअप में रादरफोर्ड यस रदरफोर्ड ही थे, वो उसका प्लेयर का नाम क्या था, हाँ रदरफोर्ड था और होल्डर था। 7 विकेट गिर जाने के बाद रदरफोर्ड और होल्डर का बैटिंग, मतलब ऐसे बैट्समैन अगर 7 विकेट गिर जाने के बाद आ रहे हैं तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बैटिंग लाइनअप ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। तो वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है।
एंड सारे बिग हिटर्स हैं उनके बैटिंग लाइनअप में, सारे बिग हिटर्स हैं। और उनका जो अप्रोच है कि हम रुक के नहीं खेलने वाले, जितना भी विकेट्स गिर जाए हम रुक के नहीं खेलेंगे, हम मार के ही खेलेंगे। एंड हम मारते मारते चाहे ऑल आउट ही हो जाए पर मारते रहेंगे। एंड साउथ अफ्रीका के साथ उनका जो मैच चल रहा था, उनका 90 रन्स के अंदर उनका 7 विकेट्स गिर गया, बट स्टिल दे वर हिटिंग द बॉल्स एंड दे मैनेज टू रीच वन अराउंड 180। और शायद आखिरी के 2 ओवर साउथ अफ्रीका ने अच्छी बॉलिंग किया, नहीं तो वो स्कोर 200 के ऊपर भी जा सकता था। सो 200 इज़ अ स्कोर जो एक टीम अच्छा बैटिंग करने के बाद बनाता है। एंड वेस्ट इंडीज हैव द पोटेंशियल टू रीच दैट स्कोर इवन एट द वर्स्ट डे ऑफ देयर बैटिंग, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप में गहराई इतनी है। और सिर्फ गहराई की बात नहीं है, गहराई इंडिया के बैटिंग लाइनअप में भी है। जो फर्स्ट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनका बैटिंग लाइनअप में जो भी आते हैं सारे हिटर्स हैं एंड किसी को बॉल रोकना नहीं आता, सारे हिटिंग करना चाहते हैं और उनका कनेक्शन हो ही जाता है और इतनी ताकत है कि वो बॉल निकल जाता है बाउंड्री के बाहर। सो दैट इज़ अ पॉइंट। सो इंडिया को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके सारे बैटर्स हैं एंड वेस्ट इंडीज़ के जो सारे बैटर्स हैं ये सारे मारने को आ रहे हैं, तो सारे हिटिंग ही करेंगे। तो इंडिया को बॉलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप वीक है, तो ईडन गार्डन्स में जो मैच होगा, ईडन गार्डन्स के पिच में जो मैच होने वाला है, शायद उसमें इंडिया को, ईडन गार्डन्स का बाउंड्री इतना कुछ ह्यूज बाउंड्री तो है नहीं, तो वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है ईडन में। तो मेरा मतलब है कि इंडिया को वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर बैटिंग लाइनअप। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो इंडिया को एक ह्यूज टोटल लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ 200 या 220 भी वो शायद आराम से चेस कर ले अगर ठीक ठाक बैटिंग पिच हुआ। एंड इंडिया की ओर से फर्स्ट बैटिंग पे मुझे लगता है 230 तो इंडिया को करने पड़ेंगे एटलीस्ट, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉलिंग लाइनअप नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इंडिया को अच्छे रन्स करने पड़ेंगे, 230 तो करना ही पड़ेगा अगर फर्स्ट बैटिंग हुआ। और अगर सेकेंड बैटिंग हुआ इंडिया का तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को। एंड 200 के अंदर तो रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, और 200 के अंदर वेस्ट इंडीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू टेक विकेट्स कंटिन्यूसली, हर ओवर में या हर 2-3 ओवर में विकेट्स लेते रहो, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप लंबी है, गहरी है और सारे लोग हिटिंग के लिए रेडी है बिल्कुल। सो आपको विकेट लेने ही होंगे, मतलब हर ओवर में या हर 2-3 1-2 ओवर में आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे, ताकि उनकी बैटिंग लाइनअप की जो डेप्थ है उसको ख़त्म करो, ऑल आउट कर दो उनको। ऑल आउट नहीं किए तो शायद वो लोग किसी भी हाल से, किसी भी स्टेज से 200 बना देंगे। ठीक है, तो यही था मैच का रिव्यू। अब मिलते हैं मंडे को, जब हमारा वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच ख़त्म हो जाएगा, उस मैच का रिजल्ट के साथ मिलेंगे।